दोस्तों आज का एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के एपिसोड में हमें पता चलेगा कि असल में पिंगान इतना ज्यादा कमजोर क्यों है, उसके साथ ऐसा क्या हो गया था जिस वजह से वो इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है। तो जैसा कि अभी तक के हमने पिछले एपिसोड में देखा हुआ था कि पिंगान का जो दोस्त रहता है उसे जीमाओ अपने साथ ले जा रहा होता है ताकि उसे अपने साथ ले जाकर वहाँ पर उसे कल्टीवेशन वगैरह सिखा सके। वो बच्चा पिंगान को छोड़कर जाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन तब भी वो इस चीज के लिए पिंगान के कहने पर मान जाता है। जिसके बाद निंग्याओ जो थी वो भी पिंगान को इंसिस्ट करने लगती है कि तुम्हें ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी तुम्हारी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने में और तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी टेक्निक सिखाने में। पिंगान को ये सारी चीजें थोड़ी अजीब लग रही थी क्योंकि उसे लड़की से सीखने में शर्म आ रही होती है, इसलिए पिंगान ने उसे मना कर दिया था। तो अब यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में पिंगान अपने घर के पास आता है जहाँ पर उसे निंग्याओ दिखाई देती है। पिंगान उससे कह रहा था क्या हुआ, कहती है हाँ मुझे पता नहीं था क्या उठ चुकी, मैंने आज सोचा कि क्यों ना तुम्हारे साथ ही गांव की सैर पर चलूं, मैं भी तो जरा देखूं कि आखिर तुम डेली किस तरह के काम किया करते हो। जिस पर पिंगान कहता है अच्छा ऐसी बात है तो ये तो बहुत बढ़िया है, चलो हम दोनों चलते हैं, मैं तुम्हें गाँव की सैर करा देता हूँ। जैसे वो दोनों घर के बाहर आते हैं सामने से उन्हें गुआन नाम का एक बंदा आते हुए दिखाई देता है। ये भी एक आउटसाइडर ही था जो कि गाँव के बाहर से यहाँ पर आया था। पिंगान ने पहले भी उसे देखा था तो वो उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन लिंगियाओ जैसे ही गुआन को देखती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसने वहां पर गुआन की स्पिरिचुअल पावर को महसूस किया था कि उस बंदे की स्पिरिचुअल पावर तो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की है। इसलिए वो जल्दी से पिंगान का हाथ पकड़ती है और उसे वहां से दूर ले आती है ताकि वो गुआन के सामने से होकर ना गुजर जाए। पिंगान निंग्याओ से कहता अरे क्या हो गया तुम्हें, तुम ऐसे कैसे एक्ट कर रही थी। जिस पर निंग्याओ कह रही होती तुमने उस बंदे को देखा, वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का कल्टिवेटर है, उसकी पावर ना मार्शल मास्टर लेवल के आसपास की होगी, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक मार्शल आर्टिस्ट है। तो ऐसे बंदों से तुम्हारा अभी के टाइम पे दूर रहना ही बेहतर है क्योंकि अभी वैसे भी तुम्हारे पास कोई ढंग की पावर नहीं है। जिस पे पिंगान कहता है अरे यार तुम तो खामखा ही यहाँ पर शक कर रही हो, तुम्हें नहीं पता कि उस बंदे का नाम ना गुआन है, मैंने उसे पहले भी यहाँ पर आसपास घूमते हुए देखा है, उसने पहले तो मेरा कभी कुछ नहीं किया, तो अभी वो क्या कर लेगा। निंग्या वहाँ पर पिंगान से कह रही थी तुम ना इंसान का खाली चेहरा देखते हो लेकिन उसके अंदर वो किस तरह का इंसान है वो नहीं देख पाते हो। तुम्हें क्या लगता है कि सारे इंसान यहाँ पर सीधे ही होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, तुम किसके अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में कभी नहीं जान पाओगे। मैं तुम्हें यहाँ पर बस चेतावनी दे रही हूँ कि कभी भी इस तरह के कल्टीवेटर जिनकी लेवल हाई होगी उनसे दूरी बना कर ही रखना, जब तक कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग ना हो जाओ कि कभी कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर आए तो तुम खुद का बचाव कर सको। अगर तुम पावरफुल रहते तो तुम बिंदास उसके सामने से गुजर सकते थे, लेकिन पिंगान को अभी भी निंग्याओ की सारी बातें सर के ऊपर से ही जा रही थी। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता कि आखिर ये निंग्याओ क्या कह रही है। निंग्याओ कहती है यार एक नंबर के गधे हो तुमसे बड़ा गधा मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। दूसरी तरफ हम मास्टर को देखते हैं जो बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन जैसे वो गेम खेल रहे थे उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, जिससे वो थोड़ा सावधान हो जाते हैं। उनके साथ अभी हाल फिलहाल बोर्ड गेम खेलने के लिए कोई था भी नहीं, इसलिए वो अकेले ही अकेले दोनों तरफ की डाई चलते हुए खुद ही से पूरा गेम खेल रहे होते हैं। जिसके बाद तो उन्होंने वहाँ पर उस गेम को बंद कर दिया था और इसके बाद वो देखने के लिए चले जाते हैं कि असल में अभी यहाँ पर क्या गड़बड़ होने वाली है, जिसकी मुझे अभी हल्की हल्की फीलिंग आ रही थी। दूसरी तरफ हम गुआन को देखते हैं जो ब्रदर सॉन्ग के घर में आकर घुस आता है। ब्रदर सॉन्ग उससे कहता ओ भाई साहब कौन हो तुम। हाँ तुमसे ही कह रहा हूँ, पीछे मुड़कर देखो कहाँ से घुसे चले आ रहे हो, तुम्हारे बाप का ये घर नहीं है। लेकिन गुआन जो होता है यहाँ पर ब्रदर सॉन्ग से बस इतना ही कहता है कि अपना सारा का सारा सामान पैक कर लो, मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। शायद तुम मुझे नहीं जानते होगे लेकिन मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं तुम्हारे फादर का ही भाई हूँ, यानी कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ। माना कि इससे पहले तुमने कभी मुझे देखा नहीं होगा लेकिन मैं तुम्हें बचपन से ही देखते हुए आया हूँ। मैं दाली डायनेस्टी का सबसे पहला मार्शल आर्टिस्ट हूँ और दाली डायनेस्टी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा भी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ ताकि तुम मेरे साथ दाली डायनेस्टी में चल सको। ब्रदर सॉन्ग एकदम हैरान था कि आखिर कौन सी दुनिया से उठकर मेरा चाचा यहाँ पर आ गया, ये सच तो कह रहा होगा ना, अगर सच कह रहा होगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं वैसे भी यहाँ पर इस गाँव में रहते रहते काफी ज्यादा पक चुका था, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता चल रहा होता है कि असल में ये गुआन यहाँ पर आया क्यों और ये मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहता है। लेकिन गुआन जो होता है वहाँ पर ब्रदर सॉन्ग को कुछ भी नहीं बताता कि वो उसे क्यों ले जाना चाहता है, बस उसे अपने साथ चलने कह रहा था, इसलिए ब्रदर सॉन्ग भी इस पर मान जाता है। दूसरी तरफ हम पिंगान और निंग्याओ को देखते हैं, वो दोनों पानी भरने के लिए एक कुएं के पास आ चुके थे। वहीं पर बाहर से आई हुई एक लड़की भी खेल रही होती है, लेकिन जैसे वो पिंगान को आते हुए देखती है वो अपनी नाक दबाकर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि कोई भी गाँव वाला उसके आस पास रहे तो उसे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था, इसीलिए वो पिंगान के आते ही यहाँ से भाग गई। जिसके बाद पिंगान वहाँ पर
जाकर कुएं के अंदर से पानी निकालना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे वहाँ पर वो आया था, देखते ही देखते वहाँ पर लोगों की लाइन लग जाती है जो सभी यहाँ पर पानी ही लेने के लिए आए हुए थे। उन्हीं में एक बूढ़ी औरत भी होती है जिसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसका नंबर सबसे आखिरी में होता है। वो कह रही थी अगर थोड़ी देर पहले आई होती तो मेरा नंबर कितना आगे होता, लेकिन अब तो मुझे कितनी ज्यादा देर तक के यहाँ पर लाइन लगानी पड़ेगी। वही पिंगान जैसे ही पानी भर रहा था वहाँ पर ये जुई आ जाती है जो पिंगान से कहती है तुम तो पहले नंबर पे आकर पानी भर रहे हो ना, तो साथ ही साथ मेरे लिए भी एक बाल्टी भर देना। इसलिए पिंगान उसके लिए भी बाल्टी भरना शुरू कर देता है, जो देखकर तो वो बूढ़ी औरत और बाकी सारे लोग पिंगान पे ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि तुझे पीछे दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर कितने लोग हैं, और सुंदर लड़की तुझे दिखाई दी कि तू उसके लिए पानी भरने चला गया, हम लोग के बारे में कुछ सोच नहीं सकता है क्या। वो लोग पिंगान को बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। वो बूढ़ी औरत तो पहले से गुस्सा थी, इस हरकत की वजह से वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो वहाँ पर पिंगान को ही उल्टे पुल्टे शब्द कहने लग गई थी कि देखो दूसरे की नौकर पे लाइन मारने के लिए ये पिंगान है यहाँ पर उसकी बाल्टी भरना शुरू कर दिया। एक नहीं बल्कि दो लड़कियों को लेके घूम रहा है, क्या पता कमाता तो है नहीं, कहाँ से पैसा लाता है दो लड़कियों को रखने का। ऐसी उल्टी पुल्टी बातें वो पिंगान के लिए कर रही थी। निंगिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन पिंगान उसे रोक लेता है क्योंकि उसे पता था कि गाँव वालों का तो ये रोज का है, वो डेली यहाँ पर पिंगान को बुरा भला कहते ही है, लेकिन तब भी पिंगान सभी को अनदेखा करता है। वो बूढ़ी औरत तो रुकने के लिए तैयार ही नहीं थी, वो और ज्यादा पिंगान को बुरा भला कहे जा रही होती है। और जब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बूढ़ी ने वहाँ पर बोल लिया था तब जाकर ये जुई को बर्दाश्त नहीं होता और वो इतना जोर से घसीट के थप्पड़ उस बूढ़ी औरत को मार देती है कि वहाँ पर तो उस बूढ़ी औरत का भेजा ही हिल जाता है। ये जुई वहाँ पर उस बूढ़ी औरत से कह रही थी जब से सुन रही हूँ तुमने बोल बोल कर मेरा दिमाग खराब कर दिया, जिस चीज की तुम्हें जानकारी ना होना उसके बारे में ना बोलना ही बेहतर है। अगर मैंने तुम्हारे मुँह से एक और शब्द यहाँ पर सुन लिया तो मैं यहाँ पर तुम्हारी हालत खराब कर दूंगी। तुम जानती भी हो पिंगान को, वो पिंगान ऐसा लड़का नहीं है और हम दोनों के बीच वैसे भी कुछ नहीं चल रहा जो मेरे लिए पिंगान कुछ करेगा, तो आगे से कुछ कहने से पहले 1000 बार सोच लेना। तभी वहाँ पर से एक बहुत ही ज्यादा अमीर बंदा गुजर रहा होता है जो कि रॉयल फैमिली का लग रहा था। उसके पीछे तो कई सारे सिपाही खड़े होते हैं। जैसे वो वहाँ से गुजर रहा था सारे के सारे लोग जो यहाँ पर झगड़ा कर रहे थे वो लोग अपना झगड़ा शांत कर देते हैं, जिसके बाद पिंगान वहाँ से चला जाता है। उसके साथ साथ निंगिया और यीजुई भी उसी के साथ साथ चल रहे होते हैं। पिंगान यीजुई का शुक्रिया कर रहा था वहाँ पर उस बूढ़ी औरत को चुप कराने के लिए, जिस पर यीजुई कहती है शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा काम ही था। उस बूढ़ी औरत ने वैसे भी बहुत सारी चीजें कह ली थी, उसे तो एक थप्पड़ खाना बनता ही था। पिंगान और यीजुई जब ऐसे बात कर रहे होते हैं तो उन्हें बात करता हुआ देखकर निंगिया को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर पसंद नहीं कर रही है कि पिंगान यीजुई के साथ बातें करे। जिसके बाद यीजुई जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। अब पिंगान और निंगिया दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जैसे वो आगे बढ़े थे उन्हें वहाँ पर लिन दिखा देता है जिसके पास उन दोनों भाइयों में से एक भाई आ चुका था जिसे मिज़ू ने स्वॉर्ड सूत्रा लाने के लिए कहा होता है। उस भाई को वहाँ पर पता था कि इस पूरे गांव के अंदर स्वॉर्ड सूत्रा लिन के पास ही है जो कि उसके दादाजी ने उसे दिया था। इसलिए वो भाई जो होता है वहाँ पर लिन से कह रहा था देखो तुम जितनी कीमत मांगोगे ना मैं उतनी कीमत तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे वो स्वॉर्ड सूत्रा लाकर दे दो। लिन एकदम हैरान था कि आखिर यहाँ पर ये इससे हो क्या गया। कुछ देर पहले तो ये मुझे मारने मेरे पीछे पड़ा था और ऐसी ऐसी बुराई कर रहा था मेरे बारे में, लेकिन अभी तो देखो ये यहाँ पर मुझसे गिड़गिड़ा रहा है। वो सारे लोगों के सामने उस भाई की बेइज्जती करने लगता है कि देखो यहाँ पर लगता है ना कि इसकी हवा निकल गई, किसी ने इसे बहुत मारा होगा तभी इतना गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास आया है। वैसे भी ये कितना ज्यादा बड़ी फैमिली से आता है और फिर भी देखो यहाँ पर आने के बाद मुझसे किस तरह से भीख मांग रहा है। सारे लोग वहाँ पर उस भाई का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन सभी की बातों को वो भाई जो होता है वहाँ पर इग्नोर कर रहा होता है और लिन के सामने बस झुकते हुए कह रहा देखो तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे यहाँ पर वो स्वॉर्ड सूत्रा दे दो। तुम नहीं जानते कि किस मुसीबत से मैं बचकर निकला हूँ, अगर मुझे वो स्वॉर्ड सूत्रा नहीं मिला ना तो पक्का मेरी जान चली जाएगी। लिन जैसे ही मानने वाला होता है पिंगान वहाँ पर आ जाता है जो लिन को रोकते हुए कहता है नहीं लिन रुक जाओ, आखिर ये वो स्वॉर्ड सूत्रा क्यों चाहिए उसके बारे में भी तो अच्छे से पता कर लो। तुम ऐसे किसी को अपने दादाजी का दिया हुआ स्वॉर्ड सूत्रा नहीं दे सकते। लेकिन तब भी यहाँ पर लिन को तो लालच आ चुका था। वो उस भाई से कह रहा होता है देखो अभी पिंगान यहाँ पर आ गया है ना, उसको जाने दो, मैं तुम्हारे लिए ना स्वॉर्ड सूत्रा लाकर दे दूंगा, लेकिन जो कीमत मांगूंगा तुम्हें वो कीमत देनी है। जिस पर वो भाई मान गया होता है कि तुम जो कहोगे मैं वो कीमत दूंगा, बस स्वॉर्ड सूत्रा जल्दी लाकर मुझे दे दो। निंगिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असल में ये स्वॉर्ड सूत्रा है क्या चीज जिसके पीछे वो भाई इतना ज्यादा हाथ धोकर पड़ा हुआ था। इसलिए लिन जो होता है उन दोनों को अपने घर पर बुलाता है और घर पे आने के बाद वो एक अलमारी के अंदर से आर्मर निकालता है जो कि असल में उसके दादाजी का आर्मर था और उसी आर्मर का नाम स्वॉर्ड सूत्रा होता है क्योंकि वो आर्मर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड की पावर से मिलाकर बनाया गया था। अगर कोई इंसान उसे पहन ले तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे जल्दी हरा नहीं पाएगी, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो स्वॉर्ड सूत्रा। लिन वहाँ पर कह रहा था मुझे पता है कि ये ना ऐसा कहा जाता है कि बहुत
बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं अपने दादाजी को जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये स्वॉर्ड सूत्रा जो है वो असली होगा, ये पक्का मुझे लगता है कि नकली होने वाला है। तो इसे बेचने में मुझे कोई परेशानी नहीं लग रही। लेकिन जैसे ही निंगियाओ देखती है वो कह रही थी शायद तुमने ना इसे पहचानने में गलती कर दी, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि बिल्कुल ओरिजिनल स्वॉर्ड सूत्रा है। तुमने कभी कल्टीवेशन या फिर स्वॉर्डमैनशिप में इतना ध्यान दिया ही नहीं। अगर तुमने ध्यान दिया होता और कभी इस स्वॉर्ड सूत्रा का खुद पर इस्तेमाल किया होता ना, तब तुम्हें अब जाकर पता चलता कि असल में ये स्वॉर्ड सूत्रा है क्या चीज। उसके बाद तुम कभी भी इस स्वॉर्ड सूत्रा को इस तरह से तो नहीं बेचते। इसकी कीमत का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना ज्यादा प्रीशियस और कीमती है। लेकिन फिर भी वहाँ पर लिन को लग रहा था कि निंगिया तो उसे बेवकूफी बना रही है। मैं तो कुछ भी क्यों ना हो जाए इसे बेच कर रहूंगा, इतनी अच्छी जो मुझे डील मिल रही है, मैं ऐसे डील अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता। दूसरी तरफ हम गुआन को देखते हैं, जिसके पास एक बंदा आता है। वहाँ पर आने के बाद वो गुआन से कह रहा था, अरे मास्टर गुआन आप यहाँ पर हैं, आपको पता भी है कि मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जो सुनकर तो गुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए, क्या तुम काफी टाइम से मेरा पीछा कर रहे थे। मैं तो ये सोच के आया था कि कोई भी यहाँ पर दाइली डायनेस्टी का मुझे नहीं देख पाएगा कि असल में मैं कहाँ पर गया हूँ, लेकिन तुमने यहाँ पर आकर पता लगा लिया कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। पर कुछ भी क्यों ना हो जाए किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पर आया था। वो बंदा गुआन से क्या होता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने यहाँ पर सुना है कि पिंगान नाम का कोई बंदा है जिसने गोल्डन फेरी को जान से मार दिया। उसके बाद तो जियान का कुछ पता भी नहीं है कि आखिर वो कहाँ चला गया। दोनों को अकेले पिंगान नाम के बंदे ने ही मारा है। आपको पता है ये खबर इस गाँव से दूर तक की भी फैल चुकी है। मुझे नहीं लगता कि ये मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला है। लेकिन गुआन कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समय आने पर सब कुछ क्लियर ही हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। जिसके बाद वो ब्रदर सॉन्ग को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी उसे घर के गार्डन में लिन दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर यीज़ुई के ऊपर लाइन मारने के लिए आया हुआ था। उसे देखकर गुआन कह रहा था, आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखो मैं यहाँ पर ब्रदर सॉन्ग को अपने साथ ले जा रहा हूँ ताकि उसे अपनी दाली डायनेस्टी के अंदर ले जा सकूं और वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह दूं। क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे? मैं यहाँ पर तुम्हें अपना डिसाइपल एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हारी दाली डायनेस्टी के अंदर जाकर पोजीशन काफी अच्छा बढ़ जाएगी और सभी तुम्हें रिस्पेक्ट भी करने लगेंगे। लेकिन लिन जो था वो गुआन से कह रहा होता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मुझे इतना अच्छा ऑफर दिया, लेकिन आपको पता है कि स्वॉर्डमैन रुआन जो है उन्होंने मुझे पहले से ही अपना डिसाइपल बना लिया है, इसलिए मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता। मैं रुआन का ही डिसाइपल बन चुका हूँ। जिस पर गुआन वहाँ पर उससे कह रहता है, ठीक है अगर फ्यूचर में कभी तुम्हारा इरादा बदले तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तब भी तुम्हें अपने सेक्ट में शामिल कर लूंगा। उस गुआन को वहाँ पर लिन के अंदर कुछ न कुछ तो ऐसा लगा था, तभी वो उसके पीछे इतना ज्यादा पड़ा था। उसने लिन की ऐसी चीज को जान लिया होगा जिसके बारे में लिन खुद अपने नहीं जानता होगा। जिसके बाद ब्रदर सॉन्ग जो होता है गुआन के साथ वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वो जितने भी उसके पास पैसे होते हैं वो सभी दे देता है उसे, क्योंकि अब उसे नहीं पता था कि कब वो दोबारा से यीज़ुई के साथ मिल पाएगा, न जाने कब वो यहाँ पर वापस आता है इस गांव के अंदर। इसलिए यीज़ुई वो सारे पैसे रख लेती है। बेचारी यीज़ुई काफी ज्यादा उदास थी कि अब वो यहाँ पर क्या करेगी। ब्रदर सॉन्ग भी यहाँ से चला गया, लेकिन लिन कह रहा होता है वो चला गया तो क्या हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। लेकिन यीज़ुई तो उसे नखरा दिखाते हुए वहाँ से चली जाती है। अब यीज़ुई ऐसे ही उदास होकर आगे बढ़ते जा रही थी। तब उसके सामने मास्टर आते हैं, जो वहाँ पर आने के बाद यीज़ुई से कह रहे थे, देखो मुझे पता है कि ब्रदर सॉन्ग यहाँ से चला गया और अब से तुम उसकी नौकर भी नहीं रहो, लेकिन जब तुम्हारी नौकर वाला काम हट गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरी तरह से आजाद हो चुकी हो। अब भी तुम्हें वही रूल को फॉलो करना है जो रूल मैंने और बाकी सारे मास्टर ने मिलकर बनाया था। यीज़ुई कह रही होती है, बस बहुत हो गया, इतने सालों से मैं नौकरों वाली जिंदगी जी रही थी, तो इससे भी आपको सब्र नहीं हुआ क्या? कितना मुझे और यहाँ पर ऐसी मुसीबतों वाली जिंदगी में रहना पड़ेगा? अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं सब कुछ खत्म कर सकती हूँ, उसके बाद मैं हमेशा के लिए ऐसी जंजाल से निकल कर चली जाऊंगी। ये विलेज मेरे लिए एक प्रिजन की तरह है। मास्टर वहाँ पर उससे कह रहे होते, बस बहुत हो गया, तुम यहाँ पर अपनी हद पार कर रही हो, जितना तुम्हारी लिमिट है ना उसी लिमिट के हिसाब से बातें किया करो। लेकिन अब तो यहाँ पर यीज़ुई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर को ही अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ले आती है। अभी हमें पता चलने वाला है कि यीज़ुई कोई मामूली नौकर नहीं बल्कि उसकी असली आइडेंटिटी क्या है। मास्टर वहाँ पर यीज़ुई से कह रहे होते हैं, तुम्हें जिस इंसान के ऊपर इतने सालों से एहसान करना चाहिए था अभी तक कि तुमने उसका एहसान नहीं चुकाया है। जब तक तुम उसका एहसान नहीं चुका देती तब तक कि तुम अपने इस प्रिजन से आजाद नहीं हो पाओगे। तुम्हें इसी प्रिजन के अंदर हमेशा कैद रहना पड़ेगा। इसलिए भलाई इसी में है कि अपना एहसान उतारो और जिसने तुम्हारी मदद की थी तुम उसके बदले उसकी मदद करो। लेकिन यहाँ पर यीज़ुई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और तब वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगती है, जिस वजह से तो वहाँ पर वो ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होते जा रही थी। क्योंकि यीज़ुई कोई और नहीं बल्कि हीवन से आई हुई एक ड्रैगन स्पिरिट है। पहले हीवन में उसने बहुत ही सारे गलत काम किए थे,
थे, इसलिए हीवन से उसे निकाल कर फेंक दिया गया। उसके बाद से ही मास्टर और बाकी सारे जो एल्डर वगैरह थे उन्होंने यीजुई को कैद किया है ताकि वो यहाँ पर आकर दुनिया को भी तबाह ना कर सके। यीजुई इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर को खत्म कर सकती है, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि ड्रैगन गॉड की तरह ही है। यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि असल में पिंगान इतना ज्यादा कमजोर क्यों है। तो जब यीजुई को हीवन से निकाल कर फेंक दिया गया था तो उस टाइम वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, और कमजोर होने के बाद वो इसी गांव के अंदर आकर गिर गई थी। तब सबसे पहले जो यीजुई के पास आया था वो कोई और नहीं बल्कि पिंगान ही था। पिंगान ने वहां पर आकर यीजुई की मदद की थी, क्योंकि उसे वो कोई लड़की लग रही थी जो कि बहुत ही ज्यादा घायल है, क्योंकि यीजुई खुद को एक लड़की के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। लेकिन जैसे ही पिंगान ने उसकी मदद की, यीजुई वहां पर इंजर्ड थी, तो उसने पिंगान की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर समा लिया, जिस वजह से ही पिंगान इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है, क्योंकि उसकी जितनी भी स्पिरिचुअल पावर थी उसे यीजुई ने अपने अंदर डाल लिया है। मास्टर वहां पर यीजुई से कह रहे होते हैं, पिंगान ने ही तुम्हारी जान बचाई थी और तुमने ही उसकी पूरी कल्टीवेशन पावर को एब्सॉर्ब कर लिया। पिंगान का ये एहसान तुम्हें चुकाना चाहिए था, लेकिन तुम उसका एहसान नहीं चुका रही हो। यीजुई कह रही होती है, पिंगान तो वैसे भी एक लूजर था और आज भी एक लूजर ही है, तो ऐसे लूजर को तो मर जाना ही बेहतर है। वो मर जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सुनकर मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक यीजुई की ड्रैगन स्पिरिट के ऊपर कर देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर यीजुई की हालत खराब हो जाती है और वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी बाहर आ चुकी थी। मास्टर यीजुई से कह रहे होते हैं, देखो जो हम रूल मैंने और बाकी सारे एल्डर ने मिलकर तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हें वही रूल को फॉलो करना है। तुम्हारे लिए 3000 साल की सजा रखी गई है, तुम अपना 3000 साल पूरा कर लो, उसके बाद तुम आजाद हो। लेकिन इस बीच में तुम जितना रूल तोड़ोगी हमें उतना ही ज्यादा मजबूर होना पड़ेगा तुम्हें सजा देने के लिए। उम्मीद है कि तुम अब यहाँ पर समझ चुकी होगी। जिसपे यीजुई कहती है, ठीक है मास्टर, मैं समझ चुकी हूँ, आगे से मैं कभी भी कोई रूल तोड़ने की कोशिश नहीं करूंगी और जितना हो सकेगा उतना पिंगान की मदद करूंगी ताकि मैं उसका एहसान चुका सकूं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मैं कभी भी पिंगान का एहसान नहीं चुका पाई, लेकिन बचपन से आज तक के भले से आप पिंगान के सामने नहीं जाते हैं, लेकिन हमेशा उसे प्रोटेक्ट करते हैं। दुनिया की कोई ताकत क्यों ना आ जाए, हर चीज में आपने पिंगान का साथ दिया है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? पर मास्टर उसे इसका कोई भी जवाब नहीं देते कि आखिर वो पिंगान को क्यों इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ हम पिंगान को देखते हैं जो तालाब के पास आकर मछली पकड़ने के लिए आया होता है ताकि उसका सूप बनाकर वो निंगियाओ को रात का खाना दे सके। वहाँ पर आने के बाद उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि बड़े मजे से वहाँ पर मिठाइयाँ खा रही थी। पिंगान को देखकर वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए पिंगान की तरफ घूरना शुरू कर देती है ताकि वो उसके पास आकर उसकी मिठाइयाँ ना ले ले। पिंगान उससे कहता है, अरे लड़की इतनी ज्यादा घबरा क्यों रही हो, मैं तो सिर्फ यहाँ पर मछलियाँ लेने के लिए आया हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। वैसे भी मुझे तुम्हारी मिठाइयाँ नहीं चाहिए, मुझे उतना मीठा पसंद नहीं है। जिसके बाद पिंगान वहाँ पर मछलियाँ पकड़ने लगता है। उससे कोई भी जाले की जरूरत नहीं थी, वो तो सिर्फ हाथों से ही मछलियाँ पकड़ रहा था, जो देखकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उससे बहुत अच्छा लग रहा था पिंगान को यहाँ पर मछलियाँ पकड़ता हुआ देखकर। जब पिंगान को लगता है कि लड़की इतना डेस्परेट होकर उसे देख रही है तो वो उससे पूछ ही लेता है कि क्या तुम्हें ये मछलियाँ चाहिए, इसी के लिए तुम मुझे इस तरह से देख रही हो क्या? जिस पर वो लड़की कहती है, हाँ हाँ मुझे ये मछलियाँ चाहिए, ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। बेचारे पिंगान का दिल इतना अच्छा था कि उसने कितनी देर से मेहनत करके 3 मछलियाँ पकड़ी थी, तीनों की तीनों वो उस लड़की को दे देता है। उसके बाद वो उसे कहता है, देखो मुझे अब और मछलियाँ पकड़नी है ताकि मैं अपनी दोस्त के लिए रात का खाना बना सकूं, तो इससे ज्यादा मैं तुम्हें मछली नहीं दे पाऊंगा। वो लड़की कहती है, मैं तुम्हें मिठाइयाँ दूंगी, उसके बदले तो तुम मुझे और मछली दे सकते हो ना। लेकिन फिर भी पिंगान नहीं मानता कि नहीं, इन मिठाइयों से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरी दोस्त है। जिसके बाद पिंगान दोबारा से मछलियाँ पकड़ना शुरू कर देता है। जैसे वो मछलियाँ पकड़ रहा था वहाँ से थोड़ी दूर पर मास्टर आ जाते हैं जो पिंगान को ऐसा करते हुए देख रहे थे। मास्टर के साथ साथ वहाँ पर एक स्पिरिट भी मौजूद होती है, लेकिन अभी नहीं पता चलता कि असल में वो स्पिरिट क्या चीज की है। लेकिन वो स्पिरिट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। मास्टर उस स्पिरिट से कह रहे होते हैं, जिस लड़के को तुम ढूंढ रही हो वो लड़का तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है। लेकिन असल में ये स्पिरिट क्या है और ये पिंगान के साथ क्या करेगी आगे चलकर, इसके बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।